Hello and welcome everyone to my YouTube channel Concepts Cleared. And today is our fifth lecture about the topic force and laws of motion. तो आज के वीडियो में हम न्यूटन के सेकंड लॉ के अंदर और थोड़ा डीप डाइव करेंगे. वी विल अंडरस्टैंड इट with a much better understanding. And so before going on, I would like you all to please like, share and subscribe my channel. So let us go on. So हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर करा था न्यूटन का सेकंड लॉ. ओके, वी डिस्कस्ड अबाउट न्यूटन सेकंड लॉ. और ये सेकंड लॉ के अंदर हमने क्या पढ़ा था? दैट इट डिफाइंस फोर्स. हमने पढ़ा था कि न्यूटन का सेकंड लॉ हमें फोर्स डिफाइन करता है एंड इट गिव्स अस टू इक्वेशंस, F इज इक्वल टू एम ए एंड F इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू अपॉन टी. ओके, सो सेकंड लॉ हमें ये दो इक्वेशंस देता है. नाउ एक और चीज, दैट सेकंड लॉ इज द ट्रू लॉ. सेकंड लॉ हमारा ट्रू लॉ है. सेकंड लॉ ट्रू लॉ क्यों है? क्योंकि सेकंड लॉ ही असली लॉ है, इससे बाकी के दोनों लॉज बने हैं. सो जो हमारा फर्स्ट लॉ है और जो हमारा थर्ड लॉ है, ये हमारे सेकंड लॉ के स्पेशल केसेस है. और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, हम इसे प्रूव भी करेंगे आगे चलकर. फर्स्ट लॉ को हम इस लेक्चर में प्रूव करेंगे एंड थर्ड लॉ को अगले लेक्चर में. सो इट इज द ट्रू लॉ. सेकंड लॉ हमारा ट्रू लॉ है और उससे हमें ये दो इक्वेशंस मिली थी. नाउ अब हम थोड़ी सी एप्लीकेशंस डिस्कस करते हैं इस लॉ की. सो व्हाट कैन बी द एप्लीकेशंस ऑफ सेकंड लॉ? सो इफ यू वॉच क्रिकेट, सो आपने देखा होगा अगर किसी प्लेयर की तरफ बॉल आ रही होती है, सो ये एक प्लेयर है, इसकी तरफ बॉल आ रही है. सो वो प्लेयर पहले बॉल को यहां पर कैच करेगा, फिर वो अपने हाथ को थोड़ा सा साइड पर लेकर आएगा और फिर वो अपने हाथ को पीछे की तरफ ले आता है. ओके, सो ऐसी होती है ना एक बॉल कैच. बॉल आई, ऐसे पकड़ी और अपने हाथ को हम पीछे ले गए. सो प्लेयर्स ऐसा क्यों करते हैं? वो बॉल को डायरेक्टली ऐसे क्यों नहीं पकड़ लेते? वो बॉल को डायरेक्टली फर्स्ट स्टेप में क्यों नहीं होल्ड कर लेते? वो उसको इतना अपने हाथ को घुमाते क्यों हैं? स्टाइल के लिए? नहीं, स्टाइल नहीं है, इसके पीछे फिजिक्स है. इस चीज के लिए भी जो ये क्रिकेटर्स करते हैं, इसके पीछे भी फिजिक्स रिस्पॉन्सिबल है. क्यों है और कैसे है, अभी हम समझते हैं. ओके, सो यहां पर पहले हम कुछ स्टैंडर्ड्स कर लेते हैं. m इज इक्वल टू मास. m बॉल का मास है, u उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, v उसकी फाइनल वेलोसिटी है जो बाद में हमने जीरो करनी है क्योंकि हमने बॉल को रोक दिया. ओके, F1 फर्स्ट केस में जब हम बॉल को सीधा ऐसे पकड़ लेते हैं. ओके, सो फर्स्ट केस है F1, जब हम बॉल को आते ही ऐसे पकड़ लेते हैं, हम अपने हाथ को स्विंग नहीं करते. F1 वो फोर्स है. F2 वो फोर्स है जब हम अपने हाथ को स्विंग करते हैं. ओके, एंड देन T1 टाइम टेकन इन अप्लाइंग F1 एंड T2 टाइम टेकन इन F2. ओके, और ये T को हम डिफाइन कर देते हैं कि हम कितने स्पैन को हम T मानेंगे. सो जब बॉल ने हाथ को हिट किया तब हमारा ऑब्जर्विंग स्टार्ट होती है, तब हमारा T जीरो हो जाता है. T इज इक्वल टू जीरो जब बॉल ने हमारे हाथ को हिट किया. एंड T हमारा T इज इक्वल टू T1 या T2 तब होगा जब बॉल रेस्ट पर आ जाती है, जब वो अपनी फाइनल वेलोसिटी यानी रेस्ट पर आ जाती है, वो जीरो पर आ जाती है. ओके, सो दैट इज आवर फाइनल टाइम T1 और T2. सो इतने स्पैन को हमने T मानना है. सो अब हम यहाँ पर ये चेंज इन मोमेंटम वाली इक्वेशन लगाएंगे एंड वी विल कैलकुलेट F1 एंड F2 और देखेंगे कौन सी ज्यादा बड़ी है. सो F1 इज इक्वल टू mv माइनस mu बाय T1 एंड F2 इज इक्वल टू mv माइनस mu बाय T2. ओके, नाउ mv जीरो आ जाएगा क्योंकि v जीरो है दोनों तरफ. सो F1 हमारा आ जाएगा माइनस mu बाय T1 और F2 हमारा आ जाएगा माइनस mu बाय T2. ओके, ये दोनों चीजें हमें क्लियर है. नाउ एक सवाल, T1 ज्यादा होगा या T2? सोचो, ये जब हमने बॉल को डायरेक्टली ऐसे कैच करा
तब टाइम ज़्यादा लगेगा बॉल को रेस्ट में आने में, या जब हमने बॉल को पकड़ के अपने हाथ को ऐसे स्विंग करा तब ज़्यादा टाइम लगेगा? सो ऑब्वियस ही बात है, जब हमने अपने हाथ को स्विंग करा तब बॉल को रेस्ट में आने में टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि जब बॉल को हमने डायरेक्टली कैच करा तब बॉल आई, हाथ को टच हुई एंड उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। बट जब हम अपने हाथ को स्विंग करते हैं देन बॉल आई, हमने अभी भी बॉल को मोशन में रखा हुआ है, हम अभी भी अपने हाथ को चला रहे हैं, बॉल इज स्टिल इन मोशन, बॉल अभी भी अपनी फाइनल वेलोसिटी 0 पर नहीं आई है। सो T2 इज ग्रेटर। इसका मतलब अगर हम इन दोनों फोर्सेस की रेशियो निकालें, क्योंकि रेशियो से हमें पता चल जाएगा कौन सा ज़्यादा बड़ा है, सो वो आएगी T2/T1। नाउ लेट अस टेक, मान लो T1 0.1 सेकेंड था। क्यों मैंने इतना कम क्यों लिया है? क्योंकि बॉल हाथ को टच करते ही रेस्ट पर आ जाती है, वो नियरली 0 है, सो हमने 0.1 ले दिया। और T2 को मान लो हमने 5 सेकेंड ले लिया कि हमने अपने हाथ को 5 सेकेंड तक स्विंग करते रहे। सो अगर हम इनकी रेशियो निकालें F1/F2, 50 आ गया। इस केस में, हर केस में 50 नहीं होगा, इस केस में 50 है, पर हर केस में F1, जब हमने अपने हाथ को ऐसे ही रोक दिया उस केस में, हर ऐसे केस में F1 बड़ा होगा। ओके, सो हमारे पास क्या आ गया? F1 इज इक्वल टू 50 F2। इसका मतलब क्या है कि अगर हमने अपने हाथ को डायरेक्टली ऐसे रोक दिया, डायरेक्टली बॉल को ऐसे कैच कर लिया, तो हमें 50 गुना ज़्यादा चोट लगेगी जितनी हमें अपने हाथ को स्विंग करने से लगेगी। ओके, सो स्विंग करने से तो हमें कुछ भी चोट नहीं लगी क्योंकि अपने हाथ मोशन में है, बट अगर हमने ऐसे ही रोक दिया तो हमें उससे 50 गुना ज़्यादा दर्द होगा। एंड अगर आप लोग क्रिकेट खेलते हो देन यू वुड हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग, कि अगर आप अपने बॉल को ऐसे ही कैच कर लोगे तब आपको ज़्यादा जोर के लगती है इन स्पाइट ऑफ स्विंगिंग द हैंड। ओके, सो ये थी एक एप्लीकेशन। सो मैंने अब आपको बता दिया कि एप्लीकेशंस को हम प्रूव कैसे कर सकते हैं। सो इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिन्हें मैं प्रूव नहीं करूंगा, जिन्हें आप खुद प्रूव करोगे। ओके, उन्हें मैं प्रूव नहीं करूंगा, उन्हें आप खुद प्रूव करोगे, क्योंकि मैंने एक बार बता दिया है कि प्रूव करते कैसे हैं। F1 कैलकुलेट करो, F2 कैलकुलेट करो, MU सेम आएगा उनका, T1 और T2 में देखो कौन सा बड़ा है, उस हिसाब से रेशियो निकाल कर फाइंड आउट कर लो कौन सा ज़्यादा फोर्स से अप्लाई होगा। ओके, सो सेकेंड लॉ की ये एप्लीकेशन हो गई कि बॉल कैच करते समय अगर हमें फोर्स, अगर हमें हाथ पे चोट नहीं खानी है तो हाथ को स्विंग करो। देन हमारे पास और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, लाइक जो हाई जंपर्स होते हैं, आपने देखा होगा जब हाई जंपर्स जंप करते हैं तब उनको एक मैट्रेस पे कुदाया जाता है। ओके, सो यहाँ से जंप करेंगे वो यहाँ पे मैट्रेस पे गिरते हैं। क्यों? मैट्रेस पे अगर आप कहीं भी खेल भी रहे हो तो ज़मीन पे जब आप गिरोगे उससे कम चोट हमें लगती है जब हम मैट्रेस पे गिरते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वही बात है, ज़मीन पे जब हम गिरे, लेट मी रेज इट, थोड़ा ज़्यादा मैसी हो गया। सो ये हमारी ज़मीन है। ओके, सो जब हम ज़मीन पे गिरते हैं, सो डायरेक्टली हम गिरे, जब हमने ज़मीन को टच करा तभी हमारी वेलोसिटी 0 हो जाती है। जैसे ही हमने ज़मीन को टच करा वैसे ही हमारी वेलोसिटी हो जाती है 0। बट जब हम एक मैट्रेस पे गिरते हैं, जब हम मैट्रेस पे गिरते हैं तो मैट्रेस थोड़ा फ्लफी होता है। सो वो क्या करता है, वो मैट्रेस नीचे को दब जाता है फिर ऊपर आता है। ओके, सो मैट्रेस क्या होता है, मैट्रेस नीचे को दब जाता है थोड़ा सा, वो फिर ऊपर उठता है। लाइक दिस डस्टर का सरफेस, जो ये डस्टर का सरफेस है, अगर मैं इसे दबाऊं थोड़ा नीचे जा रहा है। ओके, लाइक ये नीचे जा रहा है, ऐसे ये नीचे जा रहा है। सो अगर मैं यहाँ पर इस चीज़ को घेरूंगा सो ये नीचे दबेगा फिर ऊपर आएगा और ऐसे धीरे धीरे रेस्ट में आएगा। ऑब्जेक्ट गिरते ही रेस्ट में नहीं आएगा। ओके, अगर मैं इस सरफेस पे गिराऊंगा इसको तो ये गिरा, रेस्ट में आ गया। बट अगर मैं इसको यहाँ पर गिराऊंगा सो ये गिरेगा, बाउंस खाएगा। ओके, सो ये गिरकर बाउंस खाएगा, ये पहले थोड़ा नीचे जाएगा फिर आकर रेस्ट में आएगा। इट विल टेक सम टाइम। सो मैट्रेसेस बनाए ही इसीलिए गए हैं कि ऑब्जेक्ट थोड़ा नीचे को दबे फिर वो वापस लेवल में आए, इतने में थोड़ा टाइम खर्च हो जाए और हमारी फोर्स कम हो जाए। ओके, सो ये होता है कि हाई जंपर्स को मैट्रेस पे क्यों कुदाया जाता है इन स्पाइट ऑफ ग्राउंड।
एंड देन व्हीकल्स के अंदर शॉकर क्यों होते हैं, वो भी इसीलिए होते हैं। ओके, जो हमारा कांच का सामान और जो हमारे जो फ्रेजाइल चीज़ें होती हैं जो आसानी से टूट सकती हैं, उनको हम थर्मोकॉल में क्यों बांध कर लाते हैं, उन्हें हम थर्मोकॉल के अंदर क्यों पैक करते हैं, उन्हें हम जो सूखी घास होती है, जो है होती है, उसके अंदर क्यों पैक करते हैं, क्योंकि वो चीज़ें फ्लफी होती हैं, वो टाइम इंक्रीज कर देती हैं। अगर गलती से झटका भी लगे तो भी वो चीज़ें टूटे ना, उस पर फोर्स कम अप्लाई हो। सो ये थी हमारी सेकेंड लॉ की एप्लीकेशंस। ओके, सो अभी तक आपको लग रहा था कि ये क्या फालतू का लॉ है, सेकेंड लॉ डेली लाइफ में यूज नहीं होता, बहुत यूज होता है। सो दीज वर आर एप्लीकेशन फॉर द सेकेंड लॉ। नाउ अब हम सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ को डिफाइन करें। जैसे मैंने कहा था कि सेकेंड लॉ इज द ट्रू लॉ एंड फर्स्ट एंड थर्ड लॉ आर स्पेशल केसेस। सो फर्स्ट लॉ को हम सेकेंड लॉ की टर्म्स में डिफाइन करते हैं, सो दैट यू आर प्रूफ कि हाँ ये बात सही है। सो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अगर एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स नहीं लग रही है, रिकॉल करो फर्स्ट लॉ में हमने क्या पढ़ा था। फर्स्ट लॉ में हमने यही पढ़ा था कि अगर एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स नहीं लग रही है, देन इट विल स्टे इन इट्स ओन न्यूटोनियन स्टेट, या वो इनर्शिया के अंडर रहेगा। यही बात पढ़ी थी हमने अपने फर्स्ट लॉ में। सो सेकेंड लॉ से प्रूव करें। सो फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं कि फोर्स जीरो होनी चाहिए, है ना। फर्स्ट लॉ का यही मतलब है कि फोर्स जीरो है तो हमारी ऑब्जेक्ट उसी स्टेट में रहेगी। और फर्स्ट लॉ हमें यह भी कहता है कि जब तक फोर्स अप्लाई नहीं होगी तब तक एक्सेलरेशन भी नहीं होगी। ओके, ये हमारे फर्स्ट लॉ ने कहा है कि जब तक फोर्स नहीं होगी तब तक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट तभी चेंज करता है, एक ऑब्जेक्ट अपनी न्यूटोनियन स्टेट तभी चेंज करता है जब उस पर एक्सेलरेशन हो। फोर्स नहीं है इसका मतलब एक्सेलरेशन नहीं होगी। सो यही चीज़ हम अपने सेकेंड लॉ से प्रूव करें। सेकेंड लॉ पर आते हैं, ये इक्वेशन यूज करेंगे हम F इज इक्वल टू एम में, ये इक्वेशन अब हम यूज करते हैं। सो यहाँ पर F अगर हमें जीरो चाहिए तो ये तीन तरीकों से बन सकता है। कैसे कैसे, या तो मास भी जीरो हो जाए, एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाए, या तो मास रहे और एक्सेलरेशन जीरो हो जाए, या तो मास जीरो हो जाए और एक्सेलरेशन रहे, यही चीजें हो सकती हैं। बट इनमें से दो केसेस तो हम एक स्टेटमेंट से ही रिजेक्ट कर देंगे कि मास कभी भी किसी चीज का जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मास क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। मास क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। और अगर एक चीज में मैटर ही नहीं होगा तो वो ऑब्जेक्ट रहेगा ही कैसे। अगर एक ऑब्जेक्ट का मास जीरो है देन इट डज नॉट एग्जिस्ट। इवन जो एक डस्ट का पार्टिकल होता है उसका भी कुछ मास होता है, बेशक वो जीरो के बहुत ज्यादा करीब हो, बेशक वो 0.00000000001 हो, पर कुछ मास होगा। अगर किसी चीज का मास ही नहीं होगा तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इवन जो एक एटम होता है ना, जैसे हमें पता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, उसका भी वेट कुछ 10⁻³ kg होता है। सो कुछ तो मास है चाहे बहुत कम है। सो अगर मास जीरो हो गया तो वो चीज़ ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो ये चीज़ हमें समझनी है। सो इसका मतलब मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब जहाँ पर भी हमने मास जीरो करा है वो दोनों रिजेक्ट कर दो। इसका मतलब अगर फोर्स हमें जीरो चाहिए तो एक्सेलरेशन को जीरो कर दो, और वही चीज़ हमारी फर्स्ट लॉ कहती है। ओके, सो क्या हुआ, फर्स्ट लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ सेकेंड लॉ ओनली, है ना, हो गया प्रूफ। एक और चीज, इससे हम एक और चीज बहुत बढ़िया चीज इन्फर कर सकते हैं कि अगर फोर्स अप्लाई होगी, अगर किसी चीज पर फोर्स अप्लाई होगी तो ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। अगर किसी चीज पर फोर्स अप्लाई नहीं होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो ही नहीं सकती। ओके, सो हैव आई प्रूव्ड माय पॉइंट कि फर्स्ट लॉ इज द ट्रू लॉ। नाउ थर्ड लॉ अभी तक हमने पढ़ा नहीं है तो अभी हम उसे प्रूव नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। सो लेट अस मूव ऑन।
चलो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस स्टडी अबाउट इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? ये एक नई चीज़ है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये हमारे 9th के सिलेबस में नहीं है। ओके, हमारा जो चैप्टर है अब फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, अब हमारे चैप्टर में सिर्फ 2 टॉपिक्स रह गए हैं, दैट इज थर्ड लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, अगर हम एनसीईआरटी और 9th के सिलेबस के हिसाब से चलें तो हमें सिर्फ ये 2 टॉपिक्स और करने हैं, बट हम एनसीईआरटी के लेवल का नहीं कर रहे हैं। ओके, हम कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव लेवल का, कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की फाउंडेशन लेकर सकें अपनी। ओके, हम उस लेवल का कर रहे हैं। उसके लिए ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वाला चैप्टर हमारा काफ़ी लंबा चलेगा, क्योंकि अभी हमने बहुत सारी चीज़ें करनी है इसके अंदर, फ्री बॉडी डायग्राम, सूडो फोर्सेज एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इस चैप्टर में। ओके, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। वी आर नॉट डूइंग फॉर 9th सिलेबस। अगर आप 9th के सिलेबस करने के लिए देख रहे हो तो इट्स नॉट वेरी बेनिफिशियल टू यू। मतलब 9th के तो कंसेप्ट क्लियर हो ही जाएंगे, बट आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की फाउंडेशन है वो भी ले हो जाएगी। लेट अस स्टडी अबाउट इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स को मैं एक लाइन में डिफाइन करूंगा, इट इज चेंज इन मोमेंटम। ओके, एक लाइन में डिफाइन कर दी इम्पल्स, इट इज द चेंज इन मोमेंटम। ओके, बट एक लाइन में तो डिफाइन करके समझ में आएगा नहीं, बाकी थोड़ा सा तो समझ में आ गया हमें। इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम, ये तो हमें समझ में आ गया कि इम्पल्स होता है मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, एम वी माइनस एम यू होता है हमारा इम्पल्स। बट इस चीज़ को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। ओके, ये एक लाइन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है इम्पल्स के बारे में, बट थोड़ा और डेप्थ में समझते हैं इस चीज़ को। ओके, एक केस लेते हैं, एक पार्टिकल है, ठीक है, एक पार्टिकल है, उसके ऊपर एक फोर्स लग रही है F। एक पार्टिकल है, उसके ऊपर फोर्स लगी F टाइम t के लिए, t टाइम के लिए एक पार्टिकल के ऊपर F फोर्स लगती है। ओके, जो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा F इंटू टी, वो होगा हमारा इम्पल्स, और इम्पल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं I से। ओके, और ये चीज़ कैसे आई? ये चीज़ आई कैसे? और पहली बात, इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, क्यों है? क्योंकि फोर्स एक वेक्टर है, उससे एक स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। और ये हमने ऐसा क्यों कहा कि F इंटू टी है? क्योंकि हमने तो पढ़ा है कि चेंज इन मोमेंटम है। हम इसे F इंटू टी कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं वो हम अभी देखते हैं। हमने फोर्स की इक्वेशन पढ़ी थी, F इज इक्वल टू एम बी माइनस एम यू अपॉन टी, पढ़ी थी हमने ये। ओके, अब हमें पता है चेंज इन मोमेंटम क्या होता है। चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ऐसे भी कह सकते हैं हम एम वी माइनस एम यू, चेंज इन मोमेंटम यही हुआ। ये चीज़ हमारे पास है, इस चीज़ को लेने के लिए हमें टी को उधर लेकर जाना पड़ेगा, टी को उधर लेकर गए, एम वी माइनस एम यू आ गया हमारा। इसीलिए एफ टी कह सकते हैं हम इसको, चेंज इन मोमेंटम को। ओके, एक्चुअली इसकी जो से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज इस तरीके से। ओके, ये हमने बीच में डेल्टा लगाया है। डेल्टा क्या होता है हमने बहुत बार पढ़ा है, इट इज चेंज इन, इट डिनोट्स चेंज इन। डेल्टा होती है सिंबल ऑफ चेंज इन, ठीक है। फोर्स इंटू चेंज इन टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ये होता है हमारा इम्पल्स। इसकी यूनिट वही मोमेंटम की न्यूटन सेकेंड। ओके, न्यूटन सेकेंड होती है इसकी यूनिट। क्यों होती है? क्योंकि ये चेंज इन मोमेंटम है। कैसे आई? एम वी मोमेंटम है, एन एस माइनस एम यू एन एस, एन एस माइनस एन एस, एन एस की फॉर्म में आएगा कुछ। ओके, एक्स एन एस माइनस वाई एन एस मान लो, ठीक है। एक्स न्यूटन सेकेंड माइनस वाई न्यूटन सेकेंड, एक्स और वाई मैग्नीट्यूड है। मान लो ये जेड आ गया, उसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट तो न्यूटन सेकेंड ही होगी। इसीलिए इसकी यूनिट है न्यूटन सेकेंड, बिकॉज ये कुछ नहीं है, बस मोमेंटम ही है, चेंज है बस मोमेंटम में।
मोमेंटम में चेंज है तो यूनिट तो सेम रहेगी ना। सो एक चीज़ ध्यान रखो कि अगर हम दो यूनिट्स को ऐड करते हैं, दो सिमिलर यूनिट्स को ऐड करते हैं और एक नई क्वांटिटी बनाते हैं, ओके, हमने दो सिमिलर यूनिट्स की क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करा, ठीक है, हमने दो सिमिलर यूनिट्स बोला है मैंने, सिमिलर यूनिट्स, ठीक है, केजी हो गया या पास्कल हो गया। पास्कल क्या होता है हमने पढ़ा है 8th क्लास में, प्रेशर की यूनिट होती है। अगर हमने केजी प्लस केजी को करा और एक मान लो नई यूनिट डिराइव कर दी, या हमने पास्कल प्लस पास्कल करा और एक नई यूनिट डिराइव कर दी, या केजी माइनस केजी करा और एक नई यूनिट डिराइव करी, उसकी यूनिट क्या होगी यार? केजी तो होगी, उसकी यूनिट भी तो केजी ही होगी या पास्कल ही होगी, है ना। सो ये एक फंडामेंटल लॉ याद रखो। और ये कैसे डिराइव होता है, इसके लिए हमें डायमेंशनल एनालिसिस करना पड़ेगा यूनिट्स का, जो अभी हमें नहीं आता है, ओके। सो उसके लिए हमें डायमेंशनल एनालिसिस करना पड़ेगा, जो अभी हमें नहीं आता है, बट हम एक चैप्टर करेंगे 9th क्लास के ही इस कोर्स में, मेजरमेंट्स वाला, उसके अंदर हम ये सब करेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ यूनिट्स। सो लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तब सेम नहीं आएगा, ओके। सो लाइक यहाँ पर न्यूटन और सेकंड मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो क्या, मान लो मैंने ऐसे कहा न्यूटन इंटू सेकेंड या न्यूटन प्लस सेकेंड, सो ये सब नहीं होता है। So I hope all these things are clear to you. So now आज के लेक्चर में हमने न्यूटन के सेकंड लॉ की एप्लीकेशंस करी। हमने ये देखा कि न्यूटन का जो हमारा फर्स्ट लॉ है वो हम सेकंड लॉ से कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ओके। और हमने इम्पल्स के बारे में पढ़ा। सो एक और चीज़ करते हैं, लेट अस डू वन मोर थिंग। हम इम्पल्स के फॉर्म में फर्स्ट और सेकंड लॉ को डिफाइन करते हैं, ओके। हम इम्पल्स की फॉर्म में फर्स्ट और सेकंड लॉ को डिफाइन करते हैं। इम्पल्स की फॉर्म में कैसे कर सकते हैं? थोड़ी सी लॉजिकल रीजनिंग चाहिए और थोड़ा सा अपना दिमाग अप्लाई करना है, ओके। थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करना है हमें, बस इन तीनों की डेफिनेशन और इनके फंडे क्लियर होने चाहिए, आसानी से हो जाएगा। कैसे होगा? सो फर्स्ट लॉ हमें क्या स्टेट करता है? एवरी ऑब्जेक्ट मेंटेन्स इट लीनियर मोमेंटम, है ना। हम फर्स्ट लॉ को ऐसे भी पढ़ सकते हैं, हर एक ऑब्जेक्ट अपना लीनियर मोमेंटम मेंटेन करके रखता है जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगती है, ठीक है, जब तक उस पर कोई इम्पल्स नहीं लगता है। इम्पल्स क्या होता है? फोर्स इनटू टी। मतलब एक ऑब्जेक्ट अपना मोमेंटम, वेलोसिटी कह लो या मोमेंटम कह लो, है तो दोनों टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन ही, क्वांटिटी ऑफ मोशन है, मतलब एक ऑब्जेक्ट अपना मोमेंटम या वेलोसिटी सेम रखता है जब तक उस पर कोई फोर्स, अगर हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो फोर्स, मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो इम्पल्स। क्यों? ऐसा क्यों है? ये दोनों चीज़ें एक ही चीज़ है, क्योंकि ये दोनों हमें क्वांटिटी ऑफ मोशन बता रही है। ये दोनों भी एक ही चीज़ है क्योंकि ये दोनों हमें क्वांटिटी ऑफ फोर्स बता रही है। कैसे? इसकी वैल्यू है फोर्स इनटू टाइम, और ये है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कब आएगा? जब फोर्स अप्लाई होगी, और इसके अंदर पहले ही हमने फोर्स इंक्लूड करी है। इम्पल्स होता क्या है? फोर्स अप्लाइड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, है ना। हमने बस फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर हमने बस वेलोसिटी को मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों को एक नए पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो सेम ही लगेगा। सो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि हम इसको इम्पल्स की फॉर्म में फर्स्ट लॉ को ऐसे कह सकते हैं ना कि एवरी ऑब्जेक्ट मेंटेन्स इट्स लीनियर मोमेंटम, ओके। सो माइंडेड मोमेंटम भी दो टाइप्स के होते हैं, लीनियर और एंगुलर। जैसे हमने पिछले चैप्टर के अंदर वेलोसिटी करी थी ना, दो टाइप्स की, लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी, उसी तरीके से मोमेंटम भी दो टाइप के होते हैं, लीनियर और एंगुलर। एंगुलर यूज्ड होता है कर्व्ड पाथ्स और सर्कल्स में, लीनियर स्ट्रेट लाइन में। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लीनियर की। सो एवरी ऑब्जेक्ट ऑब्टेन्स मेंटेन्स इट्स लीनियर मोमेंटम
अनलेस इट इज एक्सपीरियंस्ड बाय एन इम्पल्स। ठीक है, जब तक उस पर कोई इम्पल्स नहीं लगेगा तब तक वो ऑब्जेक्ट अपनी लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं करेगा। आ गई इतनी बात। सो हमने फर्स्ट लॉ को इम्पल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ सेकंड लॉ को भी कर देते हैं। सेकंड लॉ कौन सी बड़ी तोप है, आराम से हो जाएगी। सो सेकंड लॉ हमें क्या कहता है? सेकंड लॉ को तो अभी अभी हमने देखा था ना। सेकंड लॉ को तो हमने अभी जैसे जिससे हमने इम्पल्स की ये एफ टी, जिस इक्वेशन से हमने एफ टी इज इक्वल टू आई डिराइव करा था, हो गया बस। एफ टी इज इक्वल टू आई डिराइव हो गया। और आई को हम क्या कह सकते हैं? एम डी माइनस एम यू। तो सेकेंड लॉ तो है इम्पल्स की डेफिनेशन। सेकेंड लॉ तो खुद ही इम्पल्स की डेफिनेशन है। समझ में आ रही है ना बात? ओके, सो इम्पल्स तो खुद ही सेकेंड लॉ की डेफिनेशन है, या सेकेंड लॉ खुद ही इम्पल्स की डेफिनेशन है। कैसे? हमने एफ इज इक्वल टू एम बी माइनस एम यू बाई टी करा था। टी को उधर लेकर जाओ। एफ टी क्या होता है? इम्पल्स। एम वी माइनस एम यू। एम वी क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इसको बस अब स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दो। कैसे लिखें? इफ एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल इम्पल्स एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल। ठीक है, कि अगर एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड इम्पल्स, ओके, सो इम्पल्स भी बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल इंटरनल हो सकता है, क्योंकि है तो फोर्स ही। ठीक है, सो ये फोर्स की तरह ही है, मिलता जुलता है। ओके, सो if an external unbalanced impulse acts on a particle, linear momentum changes. Okay, so if an external unbalanced impulse acts on a particle, its linear momentum changes. Okay, its linear momentum changes and the change is equal to the impulse. Okay, आ गया? क्या कह रहा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट पर इम्पल्स एक्ट करती है, मान लो एक ऑब्जेक्ट पर आई इम्पल्स एक्ट करी, तो उसका मोमेंटम चेंज होगा। ऑब्जेक्ट एक मोमेंटम मेंटेन करा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट ने इनर्शिया में है, वो उसने मोमेंटम मेंटेन करा हुआ है। अगर उस पर एक इम्पल्स लगेगा, मोमेंटम चेंज करेगा। मोमेंटम चेंज क्या होता है? पी एफ माइनस पी आई, इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और वो तो है ही इम्पल्स के इक्वल। सो बस उसी चीज़ को हमने स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया। दोबारा सुन लो एक बार। इफ एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड इम्पल्स एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल, its linear momentum changes and the change in momentum is equal to the impulse. Okay, सिंपल सी बात है। सो आज के लिए इतना ही है, बट एक पीस ऑफ एडवाइस है कि यार साथ साथ ना नोट्स बनाया करो। जैसे जैसे मैं पढ़ाता हूँ साथ के साथ नोट्स बनाया करो, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, आपको रिवीजन में हेल्प करेगा। और एक और चीज़ कि मेरे लेक्चर 2 दिन में एक बार आते हैं। सो अगला लेक्चर, आपने मेरा एक लेक्चर देखा, अगला लेक्चर देखने से पहले वो नोट्स रिवाइज कर लिया करो, आपको लेक्चर समझने में आसानी होगी। सो टिल देन बाय एंड टेक केयर। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, सो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप चेक कर सकते हैं। एंड कीप ऑन फॉलोइंग दिस कोर्स अगर आप अपनी फिज़िक्स अच्छा करना चाहते हैं। सो आपसे मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सी यू।